Hello students, so in today's video lecture we will study about the three forms of corrosion. So there are a number of forms of corrosion that takes place on the surface of metal. But in today's video lecture we will study about the three forms of corrosion. That is number one, pitting corrosion, number second is water line corrosion, and number third it is crevice corrosion. So at first we will study about the pitting corrosion. So from its name only we can understand that pitting corrosion is a form of corrosion when it takes place on the surface of metal. So it forms or it creates cavities or holes or pits on the surface of that metal. So that kind of corrosion is called as pitting corrosion. So pitting corrosion क्या होता है? Pitting corrosion ऐसा corrosion है, ऐसे टाइप का corrosion है कि जिसकी वजह से मेटल के सरफेस के ऊपर कैविटीज तैयार होते हैं, होल्स तैयार होते हैं, वहाँ पर पीट्स यानी कि खड्डे तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे करोजन को हम क्या कहते हैं? पिटिंग करोजन ऐसा कहते हैं। तो ये पिटिंग करोजन एक्चुअली होता क्यों है? हाउ दिस पिटिंग करोजन टेक्स प्लेस? So students, actually pitting corrosion it takes place due to heterogeneity on the surface of that metal. जो मेटल का सरफेस होता है उस मेटल के सरफेस के ऊपर हेट्रोजिनिटी होती है। हेट्रोजिनिटी होती है इसका मतलब क्या है कि एक ही मेटल का सरफेस है और उस मेटल के सरफेस के ऊपर वहाँ पर अलग अलग एनवायरनमेंट मिल रहा है। उस मेटल के सरफेस के एक पर्टिकुलर जो छोटा सा पार्ट होगा उस मेटल के सरफेस का, उस पर्टिकुलर छोटे से स्मॉल पार्ट को क्या मिल रहा है कि अलग अलग क्या हो रहा है वहाँ पर के अलग अलग एनवायरनमेंट उस पार्ट को मिल रहा है। तो ये हो गई हेट्रोजिनिटी। जैसे कि देखिए कोई मेटल का सरफेस है और उस मेटल के सरफेस के ऊपर हमें पता है कि ऑक्साइड फिल्म होती है, प्रोटेक्टिव फिल्म होती है, जिसको हम पैसिव फिल्म भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयरन मेटल है या फिर एल्यूमिनियम मेटल है या फिर आप एलॉय ले सकते हो जैसे कि स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, तो ये जो स्टेनलेस स्टील है, दिस स्टेनलेस स्टील एक्चुअली इट इज हैविंग अ पैसिव film or coating on its surface. So that passive coating actually it protects that stainless steel alloy from further corrosion. ठीक है, तो किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर चाहे वो एलॉय हो, उस एलॉय या मेटल सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो कि पैसिव होती है। उसके ऊपर कोई भी एनवायरनमेंट का परिणाम नहीं होता है, इसलिए उसको पैसिव कहा जाता है। तो ऐसी पैसिव जो कोटिंग होती है उस मेटल के सरफेस के ऊपर, वो पैसिव कोटिंग के अंदर कहीं पर क्रैक आ जाता है या कहीं पर वो टार्निश हो जाती है, फट जाती है। वो जो ऑक्साइड फिल्म होगी या फिर जो भी प्रोटेक्टिव जो कोटिंग होगी उस मेटल के सरफेस के ऊपर, उस कोटिंग में वहाँ पर क्रैक आ जाता है या फिर वो जो फिल्म है वो फट जाती है। तो जहाँ पर क्रैक आता है, ये डायग्राम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मेटल है और इस मेटल के सरफेस के ऊपर ऑक्साइड फिल्म है या फिर कोई प्रोटेक्टिव कोटिंग है जो कि पैसिव इन नेचर है, उसके ऊपर एनवायरनमेंट का, सराउंडिंग एनवायरनमेंट का कोई भी परिणाम नहीं होता है। ऐसी जो कोटिंग है यहाँ पर क्रैक आ चुका है उस कोटिंग के अंदर। ठीक है, तो क्रैक आने के बाद में क्या होगा कि ये भी मान लेते हैं कि ये जो मेटल है किसी सॉल्यूशन के अंदर रखा है, जैसे कि NaCl सॉल्यूशन है। तो मान लेते हैं कि ये जो मेटल है NaCl सॉल्यूशन के अंदर रखा है। ठीक है, तो NaCl सॉल्यूशन के अंदर इसको रखने के बाद में इस मेटल को क्या होगा कि ये जो Cl- आयंस है, ये Cl- आयंस जो कोटिंग होती है उसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं उस कोटिंग को। और वो कोटिंग डैमेज होने की वजह से वहाँ पर क्रैक आ जाता है कोटिंग के अंदर, मेटल के अंदर नहीं कह रहा हूँ मैं, कोटिंग के अंदर क्रैक आ जाता है। और जहाँ पर क्रैक आता है उस क्रैक के थ्रू जो फ्रेश मेटल सरफेस है वो एक्सपोज हो जाता है, यानी कि NaCl सॉल्यूशन होगा या फिर वहाँ पर कोई भी दूसरा एनवायरनमेंट, करोडिंग एनवायरनमेंट होगा, उस करोडिंग एनवायरनमेंट को ये जो फ्रेश मेटल सरफेस है वो एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपोज होने के बाद में एक्चुअली यहाँ पर NaCl सॉल्यूशन हम कंसिडर कर रहे हैं। तो NaCl सॉल्यूशन जो है इस जो क्रैक है जो कि उस प्रोटेक्टिव कोटिंग के ऊपर आ चुकी है, NaCl सॉल्यूशन पूरी तरह से इस कोटिंग के ऊपर आएगा और ये जो इनटाइट जो इधर कोटिंग है वहाँ पर भी NaCl सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर NaCl सॉल्यूशन Cl- आयंस बहुत सारे आने की वजह से, NaCl सॉल्यूशन आने की वजह से जो ऑक्सीजन का सप्लाई होगा वो ऑक्सीजन का सप्लाई यहाँ पर कम होगा इन कंपैरिजन टू दी अनदर सरफेस ऑफ दैट मेटल। ठीक है, उस मेटल का जो अनदर सरफेस है उसके कंपैरिजन के उसकी तुलना में जो क्रैक है जहाँ पर कि यहाँ पर NaCl सॉल्यूशन आ चुका है
तो ऐसे प्लेसेस पर ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कम होगा, और ये ऑक्सीजन का सप्लाई यहाँ पर कम होने की वजह से ये पार्ट क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो एनोडिक एरिया है वो बहुत स्मॉल होता है, एनोडिक एरिया बहुत स्मॉल है और कैथोडिक एरिया बहुत लार्ज है, ठीक है। तो जो एनोडिक एरिया है हमें पता है वो अंडर कोरोजन चला जाता है, और फिर ये अंडर कोरोजन जाने के बाद में वहाँ पर क्या है, थोड़े समय के बाद में होल्स या फिर कैविटीज या पिट्स तैयार हो जाते हैं उस मेटल के सरफेस के ऊपर, और फिर इस तरह से ये पिट्स या कैविटीज जो तैयार होती है उसकी कई बार डेप्थ भी बहुत ज़्यादा होती है, या फिर उसका जो एरिया होता है, जो उसकी वाइडनेस होती है वो भी कई बार बहुत ज़्यादा होती है, या फिर बहुत ही छोटे छोटे ऐसे होल्स उस मेटल के सरफेस के ऊपर होते हैं। अगर बहुत छोटे होल्स होंगे तो एक्चुअली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द होल्स, वेरी स्मॉल होल्स, and if we are not able to detect those holes, actually the tensile strength of that metal gradually goes on decreasing. So that's why it is a very dangerous kind of corrosion, that is pitting corrosion, because it cannot be easily identified if small holes are formed, because those small holes then they become bigger and bigger, okay, by depth wise also and by wide means by its size also they become bigger and bigger. So that's why it is very difficult to control this kinds of corrosion, that is called as pitting corrosion. So students, so this is the one part I say to you, that if the oxide, the protective film which is present on the surface of that metal, if it is having any crack in it, so through that crack whatever metal is exposed, so that particular exposed part, actually it is under a drop of NaCl solution or any neutral solution if it is under, so the supply of oxygen on this particular part it would be less in comparison to the another part which is having the greater supply of oxygen. So that's why this particular part it will behave like an anode, and it will undergo corrosion, and it will form there or it will create there a hole or cavity or a pit. So this is one thing. Another thing is that if metal surface is uneven or it is a rough surface, the metal surface, if it is means not in proper way, it is not proper, if it is rough, okay, so at that means for such metals also, if pits are there on the surface of those metals, and if pits are there, so moisture it is entrapped in those pits, and as the moisture is entrapped, so there is no proper supply of oxygen in that pit, and the another part of the neighboring part of that metal there is greater supply of oxygen. So that's why the part where the pit is present on the surface of that metal, it will behave there like an anode, and it will undergo corrosion. Okay, so it will lead then after that in the formation of a cavity or hole. So that's why metal surface it should be smooth, it should be homogeneous metal surface, it should be very clean, means cleanliness should be there on the surface of that metal, it should be uniform, it should not be rough, the metal surface should not be rough. So these are the conditions that can avoid the pitting corrosion. If metal surface is not clean, if it is very rough, so on such metal surfaces pitting corrosion it will take place. So this is the pitting corrosion. I think you understood this pitting corrosion very well, because it is actually very easy. It is also called as a localized, extremely localized corrosion. What it is called as extremely localized corrosion, pitting corrosion. Why it is called as localized corrosion? Because this corrosion actually it starts from its own surface, है ना। लोकलाइज्ड करोजन इसको कह रहे हैं क्योंकि उसी सरफेस के ऊपर, उसी मेटल के सरफेस के ऊपर जो हेट्रोजेनिटी आ चुकी है, हेट्रोजेनिटी यानी कि क्या है कि एक पार्ट है कि जहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो ये वाला पार्ट बहुत अच्छा ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है इन कंपैरिजन टू दी वेरी स्मॉल पार्ट वेयर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, इट इज़ वेरी लेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये हेट्रोजेनिटी आ चुकी है ना एक ही मेटल के सरफेस के ऊपर, कि भाई कहीं पर बहुत कम सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन का और कहीं पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर वो डिफरेंट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन सेल यहाँ पर बन जाएगा, और फिर अगर इनके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन सेल बनता है तो जो एनोडिक पार्ट है वो इट विल अंडरगो करोजन,
तो ये अगर करोजन में जा रहा है तो यहाँ पर सीधे क्या हो जाएंगे, होल्स ही तैयार हो जाएंगे। अगर होल्स तैयार हो रहे हैं, कैविटीज तैयार हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे फिर, पिटिंग करोजन, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस पिटिंग करोजन। इसको अवॉइड करने के लिए मेटल का सरफेस बहुत स्मूथ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है, और होमोजीनियस मेटल होना चाहिए। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। होमोजीनियस होना चाहिए। अगर हेट्रोजीनियस भी अगर मेटल सरफेस होता है तो फिर जो एक मेटल होता है कि जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और दूसरा बहुत कम एक्टिव होता है, तो दो डिसिमिलर मेटल्स किसी यानी कि मीडियम के अंदर होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर भी गैल्वेनिक सेल एक्सचेंज की वजह से एक पर्टिकुलर जो ज़्यादा एक्टिव मेटल होता है उसका करोजन होता है, और हो सकता है कि वहाँ पर भी पीट्स या कैविटीज तैयार हो जाए, और फिर इस प्रकार के करोजन को हम कहेंगे पिटिंग करोजन। कई बार मेटल्स के अंदर जो पीट्स होते हैं वो पीट्स की वजह से भी पिटिंग करोजन होता है, क्योंकि देखिए मेटल का सरफेस है, कहीं पर एकदम यूनिफॉर्म है और कहीं पर वहाँ पर पीट्स है, खड्डे हैं। तो पीट्स होने की वजह से, जैसे मैंने अभी समझाया आपको, पीट्स होने की वजह से वहाँ पर मॉइस्चर जा करके बैठेगा, पीट के अंदर मॉइस्चर जा करके बैठेगा, और मॉइस्चर जाने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई इस पार्ट को ज़्यादा होगा क्या, नहीं कम होगा, है ना। तो इसी वजह से ये एनोडिक पार्ट बन जाएगा, और ये जहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा है वो कैथोडिक पार्ट बन जाएगा, और इस तरह से इसका फिर करोजन होगा, यानी कि वो पीट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा होल के अंदर, वहाँ पर सीधे सुराख गिर जाएगा। ठीक है, और देखिए ये जो पिटिंग करोजन है ये खास करके जो हलाइड्स आयंस होते हैं उसके प्रेजेंस में बहुत इसका जो रेट है वो ज़्यादा होता है। मीन्स दिस halide ions actually they accelerates the rate of this pitting corrosion, that also you have to remember. Okay, so this is the all about pitting corrosion. Then after that students we have to see the another form of corrosion that is called as waterline corrosion. तो waterline corrosion जो है इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल जो लेना पड़ेगा, बहुत आसान एग्जाम्पल है। मान लेते हैं कि कोई एक स्टील टैंक है, आयरन टैंक है, और उस आयरन टैंक के अंदर वाटर कई दिनों से पड़ा है, मीन्स स्टैग्नेंट वाटर इज देयर। दिस इज स्टैग्नेंट वाटर इन अ स्टील टैंक और आयरन टैंक, फ्रॉम मेनी डेज इट इज देयर इन दैट स्टील टैंक, दिस वाटर, okay, and this water line corrosion, how it takes place then? Water line corrosion, how it takes place? So water line corrosion actually it takes place below this water level here. Water line corrosion, it will take place below this water level. This is the surface of the water which is present in this steel tank or iron tank. So the water line corrosion it will take place where? Below the surface of that water. That is this is the water level, and below this water level at this particular parts actually the water level corrosion it will takes place to that iron tank. Understood? So now how this water line corrosion it takes place. So students, this tank, iron tank, this is iron tank, it is half filled with water, and the half part of this steel tank it is free, means it is not having any kind of liquid, or it is empty, you can say it is free. Half part it is in air and half part it is in contact with this water, right? So this metal, iron metal of the steel tank, it is having two different environments here. The one part which is free in air, so that part it is having greater access of oxygen on it. At this particular parts the access of oxygen is greater, access of O2 it will be greater. Okay, समझ में आ रहा है? देखिए ये जो इस आयरन टैंक का ये जो पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो कि वाटर के ऊपर वाला पार्ट है, जहाँ पर कि वाटर नहीं पहुँच पा रहा है, ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे होगा? सीधे होगा। ऑक्सीजन का सप्लाई सीधे होगा, इसलिए एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसी स्टील टैंक का या आयरन टैंक का जो नेबरिंग पार्ट है, जो कि वाटर लेवल के नीचे है, ये वाटर लेवल के ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पर कि ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये वाटर लेवल के नीचे वाला जो पार्ट है इसी आयरन टैंक का या स्टील टैंक का, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे होगा? ऑक्सीजन का सप्लाई यहाँ पर इट विल बी लेस,
the supply of oxygen it will be less here, O2 it will be less here. The part of iron tank which is just below the water level, at this particular part the supply of oxygen it will be less. So here the formation of oxygen concentration cell it will takes place. यहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन सेल तैयार होगा. क्या तैयार होगा? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन सेल तैयार होगा. और ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन सेल यहाँ पर तैयार होगा, इसकी वजह से एनोडिक और कैथोडिक एरियाज बन जाएंगे. अब यहाँ पर एनोड कौन सा बनेगा? हमें पता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है वो पार्ट मेटल का एनोड बनता है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एनोड है, वाटर लेवल के नीचे वाला जो पार्ट है उस टैंक का, आयरन टैंक का ये वाला पार्ट बिलो द वाटर लेवल इट विल बिहेव लाइक एनोड. ये एनोड की तरह बिहेव करेगा. और जहाँ पर ऑक्सीजन का एक्सेस सप्लाई ज्यादा है उस आयरन टैंक को, ये वाला पार्ट क्या बिहेव करेगा? यहाँ पर कैथोड. ठीक है ना. तो ये वाला पार्ट क्या बिहेव करेगा? कैथोड की तरह बिहेव करेगा. और हमें ये पता है, हमेशा ध्यान में भी रखना है हमें कि एनोड जो होता है वो अंडर करोजन जाता है. तो यहाँ पर यानी कि बिलो वाटर लेवल यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस आयरन टैंक का करोजन होना शुरू हो जाएगा. इसलिए इसको कहा जाता है वाटर लाइन करोजन. वाटर लाइन करोजन मीन्स इट इज अ करोजन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन सेल just below the water level. So that is called as water line corrosion. Water line corrosion यानी कि ऐसा करोजन है जो कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन सेल की वजह से होता है जस्ट बिलो वाटर लाइन. ठीक है. जो आयरन टैंक है, उस आयरन टैंक के अंदर जो वाटर है, उस वाटर लेवल के जस्ट बिलो जो पार्ट होता है उस आयरन टैंक का, वहां पर ये करोजन होता है, उसको कहते हैं वाटर लाइन करोजन. ठीक है. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट आल्सो, दैट इज वाटर लाइन करोजन. देन आफ्टर दैट we have to see the last corrosion, the form of corrosion that is called as crevice corrosion. So students, crevice corrosion और जो हमने सबसे पहले देखा है pitting corrosion, ये दोनों एक्चुअली इनका मैकेनिज्म सेम है. crevice corrosion और pitting corrosion का जो मैकेनिज्म है वो क्या है? सेम है. फर्क इतना है कि पिटिंग करोजन में जो हेट्रोजिनिटी आ जाती है मेटल सरफेस के अंदर, उसकी वजह से वहां पर करोजन हो जाता है, होल्स गिर जाते हैं. क्रीवाइस करोजन में क्या होता है कि वहां पर दो मेटल्स के बीच में कोई गैप रह जाता है. ओके, देयर इज गैप इन बिटवीन द टू मेटल्स विच आर इन कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर. जैसे कि हमें पता है कि हम बोल्ट ज्वाइन करवाते हैं दो इस तरह के. अगर हम ये शीट्स लेंगे, ठीक है, ये दो शीट्स हैं और ये दो शीट्स को हमने क्या किया है कि बोल्ट से ज्वाइन कर दिया है. बोल्ट से अभी थोड़ा सा डायग्राम को समझिए. ये बोल्ट से हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, या फिर हम राइवेट से उसको ज्वाइन कर देते हैं. दो शीट्स हैं. ठीक है. ये देखिए, आप इसको समझ सकते हैं. ये वाली एक शीट है और ये दूसरी एक वाली शीट है. इसको हमने क्या कर दिया, इस तरह से राइवेट से ज्वाइन कर दिया या बोल्ट से ज्वाइन कर दिया. तो अभी ये जो बोल्ट है, इसको अगर प्रॉपरली टाइट न किया गया हो तो यहाँ पर गैप रह जाता है दोनों के बीच में. इस तरह से गैप रह जाएगा और ये जो गैप है यहाँ पर मॉइस्चर जमा हो सकता है. यहाँ पर गैप अगर होगा तो यहाँ पर मॉइस्चर जमा होगा और मॉइस्चर अगर जमा हो जाता है तो ऑक्सीजन का सप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मेटल के सरफेस के ऊपर. और ये वाला जो अदर पार्ट है, यहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई कैसा होगा, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट विल बी मोर. ठीक है. सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट विल बी ग्रेटर, इट विल बी मोर ऑन द रेस्ट ऑफ द पार्ट. ठीक है. यानी कि जो गैप वाला पार्ट है वहाँ पर मॉइस्चर जा करके बैठ चुका है क्योंकि हमने बराबर उसको टाइट नहीं किया है, किसको, बोल्ट को या फिर राइवेट्स को. इसकी वजह से गैप आ चुका है, थोड़ा सा गैप आ चुका है, क्रेवाइस गैप आ चुका है और उसके अंदर मॉइस्चर जा करके बैठा है. मॉइस्चर अगर वहाँ पर जा करके बैठ रहा है तो जो मेटल सरफेस है उसको प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में मॉइस्चर आ रहा है. ठीक है. और ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इस मेटल सरफेस का, वहां पर लेकिन ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है इन कंपैरिजन टू दी दिस पार्ट अंडर क्रीवाइस और अंडर गैप. ठीक है. तो यहाँ पर जो पार्ट अंडर गैप है वहां पर करोजन होना शुरू हो जाएगा. तो इसको कहा जाता है क्रीवाइस करोजन. सो क्रीवाइस करोजन एक्चुअली it takes place due to improper design of that material or machine. वहाँ पर improper design जो बन चुका है उस मशीन का,
जो भी मशीनरी पार्ट होगा उसका, या फिर कोई वहाँ पर मीन्स इंसिडेंटली वहाँ पर क्या हो चुका है कि गैप आ चुका है, या फिर जो मेटल सरफेस है स्ट्रेस की वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर में एक्चुअली मीन्स देर इज अप एंड डाउन इन दैट मेटल सरफेस, यानी कि यूनिफॉर्म मेटल सरफेस नहीं है, ठीक है, कहीं पर गैप आ चुका है। तो ऐसे मेटल सरफेस में वहाँ पर जो करोजन होगा उसको हम कहते हैं क्रीवाइज करोजन। इसको समझने के लिए देखिए ये डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं इसको। So this is the gap. Now this is one part of metal surface. This is the other part of metal surface, and because of some improper things, there is gap in between these two metal surfaces. And this metal surface, it is in corroding environment. There is a drop of water, suppose, on this gap which is present in between the two metal surfaces. So there is no proper access of oxygen in this gap. So these metal surfaces, as there is no proper access, less, we can say, less access of oxygen is there in this gap. So this part will become, or it will behave like anode, and rest of the part of this metal, this part, it will behave like cathode, and this anodic part, it will undergo corrosion, and this type of corrosion is called as crevice corrosion. Okay. तो देखिए बच्चों, ये जो क्रीवाइज करोजन और पिटिंग करोजन है, ये दोनों भी लोकलाइज्ड करोजन है, दोनों का भी मैकेनिज्म जो है वो सेम है। फर्क इतना है कि क्रीवाइज करोजन में एक्चुअली जो इम्प्रॉपर वहाँ पर डिजाइनिंग हो चुका है उस सरफेस का, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पर करोजन हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन सेल यहाँ पर भी तैयार हो रहे हैं, पिटिंग में भी होते थे, यहाँ पर भी तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो करोजन हो रहा है इसको हम कहेंगे क्रीवाइज करोजन। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस थ्री फॉर्म्स ऑफ करोजन, दैट इज नंबर 1 पिटिंग करोजन, सेकंड इज वाटर लाइन करोजन, एंड नंबर 3 इज क्रीवाइज करोजन। एंड इफ यू understood this, it is very good thing. If you don't understand, then you can watch this video again and again, and do share and do like this video. Okay, so thank you. We will meet in the next lecture video.